आज मैं आपसे बात करने वाला हूं आईबीएस के बारे में। आईबीएस जिसे आयुर्वेद में संग्रहणी या ग्रहणी रोग के नाम से तुलना की गई है। आईबीएस क्या है, यानी किन कारणों से आईबीएस होता है, आईबीएस के बारे में आयुर्वेद में क्या कहा गया है, आईबीएस के रोगी को क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, इन सारे विषयों पे मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ। आईबीएस यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जैसा इसके नाम से पता चल रहा है कि यानी ऐसी कंडीशन जिसमें हमारी आंतें इरिटेबल हो जाती हैं, सेंसिटिव हो जाती हैं, उसे हम आईबीएस कहते हैं। आईबीएस एक फंक्शनल डिसऑर्डर है, यानी फंक्शनल डिसऑर्डर का मतलब है कि अगर आप इसका एग्जामिनेशन करेंगे, कोई टेस्ट कराएंगे, तो आपके सारे टेस्ट नॉर्मल आएंगे। यानी कई बार पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब मैंने सारी जांचें करा ली लेकिन फिर भी मेरा पेट खराब रहता है, या पेशेंट के कई बार घर वाले कहेंगे कि ये पेशेंट जो है ये बहाना मारता है, ये काम से बचना चाहता है, इसको कोई बीमारी नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि आईबीएस एक जानलेवा बीमारी तो नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति को ये बीमारी होती है उसके लिए बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट क्रिएट करती है। आयुर्वेद में इसे चिरकारी यानी क्रोनिक डिजीज कहा गया है, लंबे समय से उन्हें ये बीमारी होती है। और अगर मैं मॉडर्न साइंस की बात करूं तो मॉडर्न साइंस में आईबीएस का एग्जैक्ट कॉज क्या है, यानी किस कारण से ये बीमारी होती है, इसका अभी तक पता नहीं है। लेकिन कुछ सेकेंडरी कारण की बात करूं, यानी कुछ सेकेंडरी फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनकी वजह से आईबीएस हो सकता है, जिसमें अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा तनाव में रहता है तो आईबीएस डेवलप होने के चांस ज़्यादा होते हैं, या कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा ये कह सकते हैं कि इस तरीके का कोई खाना खाता है जिसकी वजह से बहुत कह सकते हैं कि फास्ट फूड खाना, कॉफ़ी का इंटेक करना, चाय का ज़्यादा इंटेक करना, बाहर की तली भुनी चीज़ें ज़्यादा खाना, अल्कोहल का कंजप्शन करना, ये सेकेंडरी कारण हो सकते हैं। अब ये देखें कि आईबीएस के केस में मेनली मॉडर्न साइंस ऐसा मानती है कि कुछ कारणों से हमारी जो आंतें हैं उनकी जो फंक्शनलिटी है, उनकी जो मोशन है वो अफेक्टेड हो जाता है, और इस कारण से हमारी आंतें भोजन का सही से पाचन नहीं कर पाती। जो भी हम खाते हैं वो एज इट इज चीज़ें पास हो जाती हैं, या ये कह सकते हैं कि डाइजेस्टिव जो फायर है, जो पाचन की शक्ति है, वो हमारी डिस्ट्रॉय हो जाती है और इसकी वजह से आईबीएस डेवलप होता है। लेकिन अगर हम आयुर्वेद पर्सपेक्टिव से देखें तो आयुर्वेद में इन्हीं ग्रहणी रोग कहा गया है। ग्रहणी का मतलब जो हमारी आंतें हैं उनका काम है भोजन को पाचन करना, और उस पाचन से जो सार भाग है उससे आपकी अन्य धातुएं यानी रस, रक्त, अस्थि, मज्जा, जो भी हमारी धातुएं हैं उनका फॉर्मेशन करना, और जो उसका मल भाग है उसे बाहर निकालना, ये हमारी आंतों का काम बताया गया है आयुर्वेद में। लेकिन अगर किसी कारण से हमारी अग्नि है, जो हमारी जो डाइजेशन की जो कैपेसिटी है, जिसे आयुर्वेद में आपकी जठराग्नि कहा गया है, ये किसी भी कारण से अगर अफेक्टेड होती है तो उससे ये ग्रहणी या संग्रहणी रोग उत्पन्न होता है। यानी आयुर्वेद ये मानता है कि आईबीएस का जो मेन कॉज है वो है हमारी डाइजेस्टिव कैपेसिटी का कम हो जाना। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आयुर्वेद में आईबीएस का जो इलाज है इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। मैं ये कह सकता हूं कि जितने भी रोगी हमने अब तक देखे हैं उनमें एक सेटिस्फाइड रिजल्ट मिलता है। जबकि अगर मैं मॉडर्न साइंस की तरफ देखूं तो लंबे समय तक व्यक्ति इस समस्या से निजात पाने के लिए इधर उधर भटकता रहता है। अब मैं अगर ये कहूं कि इसमें लक्षण क्या हैं, तो आईबीएस के केस में मेनली इसमें एब्डोमिनल पेन होता है, यानी पेट में दर्द होता है, और ये दर्द नाभि के इर्द गिर्द या नाभि के लोअर रीजन में देखने को मिलेगा। इसमें पेशेंट को कभी कॉन्स्टिपेशन यानी कभी कब्जियत रहती है, कभी इसे डायरिया होता है, इस तरीके की चीजें देखने को मिलेंगी। और इसमें कभी पेट फूलेगा यानी ब्लोटिंग होगी, कभी इसे बहुत ज्यादा डकारें आएंगी, इस तरीके की शिकायत पेशेंट करेगा। अगर आईबीएस के केस में अगर आप कोई जांच के बारे में बात करेंगे तो इसमें सिग्मोइडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी जैसी जांचें करा सकते हैं, लेकिन एज सच आपको जांच में बहुत कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया है कि ये एक फंक्शनल डिसऑर्डर है। इसीलिए अगर आईबीएस को आपको ट्रीट करना है तो आईबीएस ट्रीट करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी लाइफस्टाइल को मैनेज करना पड़ेगा, यानी लाइफस्टाइल में कुछ ऐसी चीजें इंक्लूड करनी पड़ेगी। अब अगर मैं आयुर्वेद पर्सपेक्टिव से बताऊं तो आयुर्वेद मान रहा है कि संग्रहणी रोग में, आईबीएस में आपकी अग्नि मंद है, और अग्नि मंद है तो आपको कभी भी कोई गर्म भोजन नहीं करना है, कोई भारी भोजन नहीं करना है, यानी बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ें नहीं खानी है, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें नहीं खानी है जो आपका शरीर उसे पाचन ना कर पाए।
अगर आप लघु आहार लेते हैं, हल्का भोजन करते हैं, तो उसका पाचन आसानी से होगा और आपको आईबीएस की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मैं कुछ अन्य कारणों के बारे में बात करूं तो आईबीएस के रोगी को बहुत ज़्यादा तनाव में नहीं रहना चाहिए। आईबीएस के रोगी को योग, प्राणायाम जैसी क्रियाएं करनी चाहिए। सुबह जल्दी उठ करके अपनी लाइफ स्टाइल में एक्सरसाइज वगैरह, मेडिटेशन वगैरह शामिल करना चाहिए। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आईबीएस के रोगी को खाने पे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो जो चीज़ें बहुत ज़्यादा भारी हैं, जैसा मैंने पहले ही बताया कि बहुत ज़्यादा घी तेल वाली चीज़ें, तली भुनी चीज़ें नहीं लेनी है। कॉफ़ी वगैरह का, चाय वगैरह का इंटेक आपको बहुत कम करना है। बाहर की कोई चीज़ नहीं लेनी है। डेयरी के प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा नहीं लेनी, स्पेशली जैसे होल मिल्क नहीं लेना है, यानी जो आप ये कह सकते हैं कि जिसमें बहुत ज़्यादा मलाई वाला दूध नहीं लेना है। दही की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं लेनी, थोड़ी बहुत मात्रा ले सकते हैं। डेयरी प्रोडक्टों में अगर मैं सेफ प्रोडक्ट के बारे में बात करूं तो वो है आपका तक्र, यानी मट्ठा। मट्ठे को आप ले सकते हैं, और खासकर इसे संस्कारित करके, यानी इसके अंदर थोड़ा बहुत नमक और जो काला नमक डाल सकते हैं, हींग वगैरह का छौंका जिसे कहते हैं, उसको लगा के ले सकते हैं। आयुर्वेद में तक्रारिष्ट का जिक्र किया गया है। तक्रारिष्ट के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं आईबीएस के रोगी के लिए। तो इस तरीके से आप इसे मैनेज कर सकते हैं। अगर मैं दालों में बात करूं तो बहुत ज़्यादा जो भारी दालें हैं, जैसे अरहर की दाल है या आपकी उड़द की दाल है, इनसे रोगी को बचना चाहिए। या आपके चने वगैरह हैं, छोले वगैरह हैं, राजमा है, ऐसी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। यानी जो भी चीज़ें बादी करती हैं, जो कहने का मतलब पाचन में भारी होती हैं, उनसे व्यक्ति को बचना चाहिए। डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि फल और सब्जियों में भी आप जो है सोल्यूबल फाइबर वाली सब्जियां ज़्यादा लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और इससे आपकी आंतों को उसे पचाने में बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। आसानी से आपकी जो डाइट है वो पच जाएगी। शाम का भोजन आपको जल्दी कर लेना चाहिए। ये नहीं है कि रात में आप भोजन कर रहे हैं, क्योंकि सोने से 2-3 घंटे पहले अगर भोजन आप करते हैं तो आपका पाचन अच्छे से होता है। और आप जानते हैं आयुर्वेद कहता है कि जैसे जैसे रात्रि का समय इंक्रीज होता है, हमारी जो डाइजेस्टिव कैपेसिटी है वो इंक्रीज कम होती जाती है। तो इसीलिए आपको रात में बहुत ज़्यादा, शाम के समय में भारी भोजन नहीं करना चाहिए, हल्का भोजन करना चाहिए और अपनी लाइफ स्टाइल को स्ट्रेस फ्री रखना चाहिए। आयुर्वेद में इसका मेन कारण बार बार जैसे मैं बता रहा हूँ कि अग्निमांद को बताया गया है, तो आप अग्नि पर काम किया जाता है। और अगर आईबीएस से संबंधित आपको कोई प्रॉब्लम है, यानी आंतों से कोई संबंधित समस्या है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इस दिए हुए नंबर पर। हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें। आज के इस युग में, आज के इस समय में अपने आप को हेल्दी रखना सबसे बड़ा टास्क है। तो इसीलिए अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें, अच्छी लाइफस्टाइल अपनाएं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।